जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों की नेशनल इनकम की क्लास नंबर 3 है, राइट। और आज ये हम लोगों का लास्ट सेशन है फॉर नेशनल इनकम। आज के सेशन में हम लोग नेशनल इनकम के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। मतलब जिसमें न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ी बहुत थ्योरी है, वो सब हम लोगों को सीखना है। नेशनल इनकम में अभी तक हमने आपको क्या क्या सिखाया, तो मैंने क्लास नंबर 1 में आपको बेसिक्स सिखा दिए थे। नेशनल, डोमेस्टिक, ग्रॉस, नेट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। दूसरे क्लास में हम लोगों ने मेथड्स सीखे थे ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मेजर करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, ये सब सीखा था। और आज तीसरी क्लास में हम लोग इसकी थ्योरी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। सुनिएगा। देखो, सबसे पहले हम आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, या सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी कह रहे। मनी हमेशा एक सर्कल में फ्लो करते जाता है। किस तरीके से फ्लो करता है? आप अगर मान लो कि हमारी इकोनॉमी में दो सेक्टर्स है, एक है हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म। फर्म तो हाउस होल्ड क्या करता है, वो फर्म्स को पैसे देता है, किस बात के? उनसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के। और हाउस होल्ड जो भी खर्च करता है उसे हम लोग कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या नाम देते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड खर्च करता है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किस चीज का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? गुड्स एंड सर्विसेज का। फर्म्स के पास जो पैसा है, जैसे मान लो हम एक फर्म है, तुम एक हाउस होल्ड हो, मेरे पास जो पैसा आया वो भी मेरे या मेरे यहाँ पे काम करने वाले लोगों के घर पे जाएगा। यस और नो? हमारे पास जो भी पैसा आता है, तुमने फीस दिया, मेरे पास पैसा आया, उस पैसे को हम क्या करेंगे? हम उससे रेंट देंगे, मेरे लैंडलॉर्ड के पास जाएगा। हम उससे सैलरी देंगे, हमारे वर्कर्स के पास जाएगा। हम उससे बिजली, बत्ती, पानी, स्टेशनरी, इन सब का खर्चा देंगे, उन लोगों के घरों में जाएगा। फिर उसके बाद बाकी मेरा खुद के घर में जाएगा प्रॉफिट। यस और नो? तो हम कहते हैं कि इसे फर्म्स हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम के रूप में बांट देते हैं। फैक्टर इनकम मतलब क्या? या फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट मतलब क्या? वही रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस, इस फॉर्म में बांट दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर पेमेंट। तो जो भी पैसा है वो इसी सर्कुलर वे में सर्कुलेट करता रहता है। जो भी पैसा होगा वो इसी सर्कुलर वे में सर्कुलेट करता जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। इस फ्लो ऑफ मनी को हम लोग मनी फ्लो भी कहते हैं। ठीक। एक होता है रियल फ्लो। अगर इसी चीज को हम लोग ऐसे करके इमेजिन करें कि जो हाउस होल्ड है, जो हाउस होल्ड है वो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। फैक्टर सर्विसेज कौन से दे रहा है बताओ? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। इसके बदले फर्म क्या कर रहा है? इसी लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। इसको हम लोग कहते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या नाम देते हैं इसको? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस फ्लो को हम लोग कहते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब क्या? फैक्टर सर्विसेज देना और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेना। जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड फर्म को देते हैं और उसका इस्तेमाल करके जो कॉरेस्पॉन्डिंग में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फर्म हाउस होल्ड को देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रियल फ्लो। और इसी चीज को अगर पैसे के टर्म्स में देखा जाए
तो हाउस होल्ड फर्म्स के ऊपर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं और फर्म्स उसी चीज को हाउस होल्ड को जब फैक्टर पेमेंट के रूप में देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मनी फ्लो। तो दो तरह से होता है, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी। ठीक है, ये हम लोगों ने कितने सेक्टर्स के लिए पढ़ा? इसे हम लोग कहते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। क्या होगा ये? टू सेक्टर इकोनॉमी। आई होप आप लोग साथ साथ में लिख भी रहे हैं। दिस इज फॉर अ टू सेक्टर इकोनॉमी, मनी फ्लो, रियल फ्लो। पहले बताओ यहां तक की बात क्लियर है? Everybody please confirm. Done. Next. Next. आगे देखिए, ये हो गया आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। ये मैंने आपको सिखाया रियल फ्लो और फिर क्या? मनी। सर अगर टू सेक्टर इकोनॉमी नहीं हो तो हम लोग कहते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अच्छा, थ्री सेक्टर में क्या क्या होता है? थ्री सेक्टर में एक तीसरा सेक्टर जुड़ जाता है, गवर्नमेंट। तो हम कहेंगे कि इस बार हाउस होल्ड होगा, फर्म्स होंगे और साथ में एक चौथा सेक्टर कौन सा होगा? फर्म्स होंगे और तीसरा सेक्टर, आई एम सॉरी, होगा गवर्नमेंट। अब ये बताओ, हाउस होल्ड या फर्म्स गवर्नमेंट के साथ किस प्रकार इंटरेक्ट करते हैं? ये गवर्नमेंट को क्या देते हैं या इनसे क्या लेते हैं? ये गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इनको सब्सिडी या स्कॉलरशिप के रूप में वापस पे बैक भी करती है, अलग अलग तरह का खर्च करती है। यस और नो? सेम गोज विद फर्म ऑल्सो। क्लियर है ये बात? तो ये तीसरा सेक्टर आ जाता है गवर्नमेंट। और एक होता है फोर्थ सेक्टर। फोर्थ सेक्टर में हम लोग कहेंगे अपार्ट फ्रॉम हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट, देयर विल बी क्या? रेस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इनका इंटरेक्शन कैसे होता है? देयर इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को एक्स से लिखते हैं, इंपोर्ट को M। तो ये अपना फोर सेक्टर कंप्लीट। ठीक है, टू सेक्टर, थ्री सेक्टर, फोर सेक्टर, यहां तक आ गया? पक्का? नेक्स्ट, आगे देख। मैंने आपको सिखाया है कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या और नेशनल इनकम का मतलब क्या। डोमेस्टिक इनकम का मतलब इनकम अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, वेदर बाय रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट। लेकिन इस डोमेस्टिक टेरिटरी में हमने आपको कुछ और भी बातें सिखाई। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है पॉलिटिकल फ्रंटियर। हमारी एम्बेसीज भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है, हमारे अपने शिप्स एंड एयरक्राफ्ट भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी फिशिंग वेसल्स, नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स इन इंटरनेशनल वाटर। जैसे इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर में हमारे अपनी कंट्री की बाउंड्री कुछ लिमिट तक रहती है। यूजुअली कहा जाता है 12 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल इज अगेन अ यूनिट इन व्हेन यू आर मेजरिंग डिस्टेंस इन सी, ठीक, इन वाटर। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक कहा जाता है कि हमारा अपना एरिया। लेकिन उसके पार भी कुछ एरिया तक इंडिया उसके अंदर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती है। यानी जैसे इंडिया की टेरिटरी खत्म होगी, ऐसा नहीं कि वहां पे चाइना आकर के इकोनॉमिक एक्टिविटी करने लगी, नहीं, कुछ और दूरी तक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया के पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने का अधिकार होता है।
उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। तो वहां पे अगर ऑयल एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उस एरिया में ऑयल एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो वो सब भी किसकी जीडीपी में आएगा? इंडिया की जीडीपी। खैर, हमको याद रखना है ये वाला पॉइंट, एम्बेसी वाला। इंडिया की एम्बेसी चाहे दुनिया में कहीं भी हो, वो किसका पार्ट है? इंडियन टेरिटरी का। तो बताइए, जापानीज वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान इज अ पार्ट ऑफ जीडीपी, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज जीडीपी। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, दो प्रकार की इनकम होती है, एक होता है फैक्टर इनकम, एक होता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो कि कमाई नहीं गई है, अन earned income, I can say this is income which is received but not earned. So what is this exactly? जैसे स्कॉलरशिप का पैसा, स्कॉलरशिप के पैसे के बदले आप कुछ देते नहीं है, ठीक है? जैसे स्कॉलरशिप आपको मिली लेकिन उसके बदले आपने कुछ दिया क्या? नहीं। गिफ्ट आपको मिलता है तो गिफ्ट के बदले कुछ देते हैं, डोंट टेल मी रिटर्न गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट मिला तो गिफ्ट के बदले कुछ दिया जाता है, कुछ सर्विसेज दिया जाता है? नहीं। सैलरी मिली तो उसके बदले कुछ दिया जाता है? हाँ, सैलरी के बदले हम अपना वेजेस, सॉरी, सैलरी के बदले हम अपना लेबर ऑफर करते हैं, रेंट के बदले हम अपना रेंट जो मिलता है उसके बदले अपना लैंड ऑफर करते हैं। लेकिन ट्रांसफर इनकम ऐसी इनकम है जिसके बदले कोई फैक्टर सर्विसेज नहीं दी गई। फैक्टर इनकम एक ऐसी इनकम है जिसके बदले फैक्टर सर्विसेज दी गई। तो फैक्टर इनकम को हम लोग बायलेटरल पेमेंट भी कहते हैं और ट्रांसफर इनकम को हम लोग यूनिलेटरल पेमेंट कहते हैं, केवल वन साइडेड पेमेंट है। नेशनल इनकम में आप हमेशा याद रखिएगा, जहां भी आपको टर्म दिखाई दे ट्रांसफर इनकम, इट इज नॉट इंक्लूडेड, नीचे लिखा भी है इट इज नॉट इंक्लूडेड। कहां पे इंक्लूड नहीं होता है? नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड नहीं करते। इसका मतलब मैंने आपको गिफ्ट दिया 1 लाख रुपए का, तो वो 1 लाख रुपए का गिफ्ट हमारी इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया, जिसको आप लोगों ने सुना होगा। अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ कंपेंसेशन वगैरह होते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ कंपेंसेशन दिए। से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने ओवरऑल 200 करोड़ रुपीस एक अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम में स्पेंड किया, वो हमारी जीडीपी का हिस्सा नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो जीडीपी में क्या आता है? केवल फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम इसमें इंक्लूड नहीं। क्लियर हो गई ये बात? ये इंक्लूड होता है, ये इंक्लूड, इट इज अर्नड इनकम, इट इज अनअर्नड। फिर उसके बाद नेक्स्ट, ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू के बीच में क्या अंतर है, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस के बीच में क्या अंतर है, आपको सिखा चुके हैं। मैंने आपको एक मेथड सिखाया, वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड। इसके अपने कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, उनको सुनना ध्यान से। वैल्यू एडेड मेथड के क्या प्रिकॉशंस होते हैं? वैल्यू एडेड मेथड को यूज करते वक्त, अच्छा, इसमें फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही होता था फॉर्मूला। इसको यूज करते वक्त आपको ध्यान देना है, इसको यूज करते वक्त आपको ध्यान देना है कि जब भी आप सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर रहे हैं, तो आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी इंटरमीडिएट गुड्स को आउटपुट में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा, उससे 120 का बनाया, तो वो 100 रुपया मेरे आउटपुट के अंदर में इंक्लूडेड नहीं है, तभी हम उस वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट डज नॉट इंक्लूड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, देयरफॉर द फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा ये बताओ जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्या वो मेरी जीडीपी का हिस्सा होता है कि नहीं होता है? होता है, क्योंकि वो इसी साल बनाया गया लेकिन बिका नहीं। जीडीपी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड या गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड? क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो हम लोग के पास में जितना भी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उसको जीडीपी में इंक्लूड करते हैं, और जितना भी ओपनिंग स्टॉक रहता है उसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। बोले समझ में आ गई यहां तक की बात? आइए एक एक करके हम लोग प्रिकॉशंस पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, नंबर 1। नंबर 2, परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। सेकंड हैंड गुड्स की भी परचेज एंड सेल को इंक्लूड नहीं करते। इम्प्यूटेड यानी इम्प्लिसिट या एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंज्यूम्ड गुड्स शुड बी इंक्लूडेड, बट सेल्फ कंज्यूम्ड सर्विसेज शुड नॉट बी इंक्लूडेड।
ओन अकाउंट प्रोडक्शन शुड बी इंक्लूडेड। ओन अकाउंट प्रोडक्शन का मतलब यहां पे लिखेगा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये सवाल आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम लोग अपने गुड्स बना रहे हैं, क्या उसको इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जवाब है करते हैं। हम लोग उसको इंक्लूड करते हैं। इसके पीछे का कारण जानते हैं? जो हमने अपने लिए बनाया, जैसे से फॉर एग्जांपल हमारा अपना खुद का इन हाउस इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है, हम एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं, उसके अंदर में हमारा खुद ही प्रोडक्शन होता है, उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या सेल्फ कंजम्पशन के लिए है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे? उस बिजली जो बनाया उसकी तो अपनी वैल्यू है, उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो जो भी प्रोडक्शन आप भले सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं उसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन उसको हाउस होल्ड नहीं इंक्लूड कर रहा है, कौन इंक्लूड कर रहा है? बिजनेस। तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ, जैसे मान लीजिए खेती करते हैं, खेती के अंदर में कुछ खेती अपने खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी करते हैं, बहुत सी जगहों पे होता है भाई खेती अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी होती है, तो उसको इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन सर वो होता तो है नहीं, बिका तो है नहीं बाजार में, उसकी एक वैल्यू निकाल करके उसको इंक्लूड करना चाहिए। हालांकि उसको इंक्लूड करना मुश्किल है कि नहीं है? मुश्किल है सर, उसका दाम कैसे निकालें? हम अपने हाथ से अगर सुबह चाय बना लें तो हमको वो 100 रुपए से कम की नहीं लगती। अपने हाथ के दाम, अगर अपने ही चीज के दाम लगाना हो तो बताइए हम उसका हाई दाम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी इंक्लूडेड, पर इट इज डिफिकल्ट टू बी इंक्लूडेड क्योंकि उसकी वैल्यू निकाल पाना मुश्किल। ठीक है, क्लियर और नॉट? कमीशन अर्नड ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड। पहले आप ये समझ लो कि परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स जो भी खरीदे बेचे जाते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से इंक्लूडेड है। लेकिन उसके ऊपर अगर कमीशन कमाया है मैंने तो वो इंक्लूड होगा। समझो, एक ब्रोकर है, वो घर बिचवाता है, तो अगर घर बिकवाने का उसको कमीशन मिला है तो वो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन घर तो जैसे बार बार बिकता रहेगा तो क्या हर बार जीडीपी में इंक्लूड होता रहेगा? नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? घर तो बार बार बिकता रहेगा तो क्या हर बार जीडीपी में इंक्लूजन होगा? नहीं, एवरी टाइम इट इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। चलो अगला, यहां तक कि इसके प्रिकॉशंस क्लियर हैं? वी नेवर नो कि क्या पूछा जाएगा, लेकिन दीज प्रिकॉशंस सारा पार्ट ऑफ योर सिलेबस की कैसे भी एमसीक्यू में ड्राफ्ट किया जा सकता है। या आपको आया कि नहीं आया? स्टूडेंट्स इन द लाइव सेक्शन प्लीज कंफर्म, वाज दिस क्लियर और नॉट? कम ऑन, please confirm, was this clear or not? आप बुक क्यों नहीं लिखे हैं? और कितने लोग नहीं लिखे हैं? इनकम मेथड, इनकम मेथड, precautions to be taken while using income method। सुनना, इनकम मेथड यूज करते वक्त आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना? सबसे पहला हम लोग इनकम मेथड में क्या लेते थे बताओ? एनडीपीएफसी इज इक्वल टू क्या होता था बताओ? वेजेस प्लस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता था? सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम। तो इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज जैसे स्मगलिंग, थेफ्ट, गैम्बलिंग, जो तुम लोग जुआ वगैरह करके कमाओगे या अगर चोरी चकारी से कमाओगे तो फिर वो सब इंक्लूड होगा। ठीक, ये नहीं कि तुमने जुए से कमाया और कह रहे हो कि सर आज मैंने 1000 रुपए कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड स्ट्रक्चर and value of production for self consumption is included। लेकिन देखना मजेदार बात, लिखा गया है कि जो सेल्फ कंज्यूम्ड सर्विसेज हैं लाइक दोज ऑफ हाउसवाइफ इज नॉट इंक्लूडेड, यानी घर पे जैसे मम्मी खाना बना रही हैं तो वो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं इंक्लूड होगा? वैल्यू नहीं निकाल सकते। घर पे नाश्ता मिला उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। घर पे कभी नाश्ता करो और बोलो
क्या मस्त आज 80 रुपए का पराठा खिलाया आप। फिर देखो तुमको कैसे 1000 रुपए के थप्पड़ मिलते हैं। तो दैट कैन नॉट बी वैल्यू। तो देखो सेल्फ जो प्रोडक्शन सेल्फ कंज्यूम गुड्स है उनका जनरली निकाला जा सकता है, लेकिन जो सेल्फ कंज्यूम सर्विसेज है उनका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। ठीक है। ब्रोकरेज ऑन सेल परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज टू बी इंक्लूड। देखना ब्रोकरेज इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन शेयर बेचने से क्या कोई वैल्यू एडिशन होता है? सेल ऑफ शेयर्स इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड? से यस अगर इंक्लूडेड, नो अगर नॉट इंक्लूडेड। सेल ऑफ शेयर्स कभी भी हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेचने से क्या कोई वैल्यू एडिशन होता है? मैं तुमको शेयर्स बेच दूं तो क्या कोई वैल्यू एडिशन हुआ? इश्यू करेंगे तब भी नहीं। सेल इश्यू ऑफ शेयर्स कुछ भी हो, इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड? नॉट इंक्लूडेड। सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, कमीशन ऑन सेकंड हैंड गुड्स, कमीशन या ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ शेयर्स इंक्लूडेड। सेल्फ कंज्यूम गुड्स इंक्लूडेड, सेल्फ कंज्यूम सर्विसेज नॉट। ठीक है, समझ गए? विंडफॉल गेन्स मतलब अचानक से हुए कैपिटल गेन्स वगैरह नॉट इंक्लूडेड। क्योंकि जैसे मान लो अगर हम अपना एक मोबाइल फोन था, ठीक है, इसका दाम था 26,000, हम मान लो किसी को बकरा पकड़ा करके 30,000 में बेच दें, तो क्या ये 4,000 रुपए का हम कैपिटल गेन कहेंगे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट किए? नहीं, दिस इज विंडफॉल गेन। ठीक है, से फॉर एग्जांपल द डिप्रिशिएटेड वैल्यू इज 10,000, हम किसी को 15,000 में बेचते हैं तो 5,000 का फायदा तो नजर आ रहा है, बट दिस इज अ विंडफॉल गेन। ओल्ड एज पेंशन वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेरोजगारी भत्ता, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस, ये सब इंक्लूड। एक्सपेंडिचर मेथड में, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है? ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन। इंटरमीडिएट जो भी एक्सपेंडिचर है वो नहीं लेंगे, ट्रांसफर वाला नहीं लेते हैं, केवल क्या लेते हैं? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकेंड हैंड गुड्स को लेते हैं या नहीं लेते हैं? नहीं। ट्रांसफर पेमेंट को लेंगे या नहीं लेंगे? इंप्यूटेड वैल्यू को लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। इंप्यूटेड मतलब अपना खुद का। एन एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। चलो अगला टर्म है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है, रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है? अगर आप जीडीपी को, सुना मेरी बात को, अगर आप जीडीपी को मेजर करें इन टर्म्स ऑफ करंट ईयर प्राइसेस, इफ जीडीपी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ करंट ईयर प्राइस, अगर करंट ईयर की प्राइस के हिसाब से आप जीडीपी को मेजर करें, देन इट इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी। और अगर आप जीडीपी को मेजर करें ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइसेस, देन इट इज कॉल्ड एज रियल जीडीपी। वंस अगेन, अगर आप जीडीपी को मेजर करें इन टर्म्स ऑफ करंट ईयर प्राइस, इट इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी। अगर आप जीडीपी को मेजर करें इन टर्म्स ऑफ बेस ईयर प्राइस, इट इज कॉल्ड एज रियल जीडीपी। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। So this is nominal GDP and this is real GDP. Nominal GDP is GDP which is measured at current year price या current price, and GDP which is measured at base year price is called as क्या? Real GDP. Base year price. What is nominal GDP? It is measured at current year. Let me take an example. अगर हमने लिखा ईयर 2021, 2022, let me take the year here as 2012. यहाँ पे हमने लिखा प्राइस इंडेक्स या प्राइस,
यहाँ पे लिख दिया 100, यहाँ पे लिख दिया 150। देन क्वांटिटी 80, 110। देखो जीडीपी अगर हमको 2022 की मेजर करनी तो दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। जीडीपी ऑफ 2022 कैन बी मेजर्ड इन टू वे। नीचे लिख देते हैं 2022 की जीडीपी अगर हम उसी साल के प्राइस से मेजर करें तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉमिनल जीडीपी। तो बताओ नॉमिनल जीडीपी कितनी हो जाएगी, 150 इंटू 110। प्लीज टेल हाउ मच, 1650। अगर हम बेस ईयर का प्राइस लगाते तो वो क्या हो जाएगा, रियल जीडीपी। एंड रियल जीडीपी विल बी इक्वल टू 110 इंटू 100। देखना ध्यान से, क्वांटिटी करंट ईयर की लेंगे, प्राइस या तो बेस ईयर का ले लेंगे या तो फिर करंट ईयर का। ये हो गया बेस ईयर, ये हो गया करंट ईयर। क्वांटिटी तो करंट ईयर की ही लेंगे ना, यस और नो। इस साल की क्वांटिटी को हम इस साल के प्राइस के हिसाब से नापेंगे, इस साल की क्वांटिटी को हम बेस ईयर के प्राइस के हिसाब से नापेंगे। तो अगर इस साल के प्राइस के हिसाब से नाप रहे हैं तो इट इज नॉमिनल जीडीपी, और अगर बेस ईयर के हिसाब से नाप रहे हैं तो इट इज रियल जीडीपी। तो 110 इंटू 150 इज हाउ मच, 1650। दिस इज नॉमिनल जीडीपी। एंड 110 इंटू 100 इज कितना, 1100। दिस इज क्या, रियल जीडीपी। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब अगला टर्म सीखना, एकदम सिंपल। 11,000, this is also 15,500। चलो आगे देखो, एक अगला टर्म सीखना। ये बताओ नॉमिनल जीडीपी 16,500, रियल जीडीपी 11,000, ऐसा अंतर क्यों। क्वांटिटी तो सेम थी, अंतर किस बात का, प्राइस का। अंतर किस बात का, प्राइस का। ये हमको क्या दिखाता है कि इन्फ्लेशन के कारण, किस चीज के कारण, इन्फ्लेशन के कारण 11,000 की जीडीपी 16,500 की है। महंगाई के कारण ये खाली बढ़ा। तो इस इन्फ्लेशन के इफेक्ट को अगर हम दिखाना चाहें तो हम एक और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कॉल्ड एज जीडीपी डिफ्लेटर। क्या नाम होता है इसका, जीडीपी डिफ्लेटर। दिस शोज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये क्या दिखाता है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। और इसका फॉर्मूला होता है, एवरीबडी प्लीज listen carefully, GDP deflator is equal to nominal GDP upon real GDP। बोलो क्या, into 100। nominal GDP upon real GDP into 100। पहले बताओ नॉमिनल जीडीपी कितनी थी और रियल जीडीपी कितनी थी, 11,000 इंटू 100। ये 2 0 कट, 1 0 ऐसे कट, इसको सॉल्व करने पे आएगा 150। तो सर ये हर बार इसके प्राइस के बराबर होता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं, यहां पे आ रहा है बस। तो क्या फॉर्मूला होता है बताओ, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। आप इस एग्जांपल को नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक और फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर का, एवरीबडी प्लीज नोट इट डाउन। एक और फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर का, इट इज की जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू, पहले बताओ मेरे को नॉमिनल जीडीपी कैसे आती है, नॉमिनल जीडीपी कैसे आती है, करंट ईयर नहीं, नॉमिनल जीडीपी कैसे आता है, इनटू करके ना, करंट क्वांटिटी तो करंट ईयर की लेते हैं इनटू करंट ईयर का प्राइस। रियल जीडीपी कैसे आएगा, क्वांटिटी अगेन यही लेंगे इनटू बेस ईयर का प्राइस। यानी तुम देखोगे ऊपर नीचे क्वांटिटी तो सेम है, तो भैया ऊपर की क्वांटिटी नीचे की क्वांटिटी कट कर दो,
तो ऊपर भी प्राइस बचेगा, नीचे भी प्राइस बचेगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज करेंट ईयर का प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है जो ढेर सारे प्राइसेस को मिला के बनता है, समझ रहे हो। करेंट ईयर का प्राइस इंडेक्स अपॉन बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स, करेंट ईयर का प्राइस इंडेक्स अपॉन बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स इनटू क्या, करेंट ईयर प्राइस इंडेक्स अपॉन बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स इनटू 100। आया कि नहीं है, हो गया। डन एवरीबॉडी। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया जीडीपी डिस्ट्रीब्यूटर। अगला टॉपिक जीडीपी। जीडीपी एक इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर का इंडिकेटर होने का मतलब हायर जीडीपी मींस हायर लेवल ऑफ इनकम। अच्छा, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज है। व्हाई हायर जीडीपी इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ इनकम? क्योंकि अगर हायर जीडीपी है तो इट इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर जीडीपी ज्यादा है मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हुई मतलब कमाई ज्यादा हुई, है कि नहीं। तो हायर जीडीपी इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ इनकम बिकॉज इट इंडिकेट्स मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आइए इसको शॉर्ट में यहीं पे लिखते हैं। हायर जीडीपी इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ इनकम। higher GDP indicates higher level of income because it implies more economic ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन हमेशा एक हायर जीडीपी एक पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं होता। पहली चीज तो ये कि हायर जीडीपी सर जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा, हो सकता है कि ये हायर जीडीपी इन्फ्लेशन के कारण भी बहुत ज्यादा हाई नजर आ रही हो। तो हम लोग जब भी जीडीपी को वेलफेयर से रिलेट करते हैं तो कौन सा ज्यादा बेहतर मेजरमेंट ऑफ जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी? कम ऑन प्लीज आंसर, विच वन इज अ बेटर मेजर ऑफ जीडीपी फॉर वेलफेयर, नॉमिनल या रियल? नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी? रियल जीडीपी। यहां पे लिख लीजिए, रियल जीडीपी is a better indicator of health. Real GDP is a better indicator of, ठीक है बात। आगे देखो, जीडीपी सबसे बेस्ट इंडिकेटर नहीं माना जाता। इसके पीछे 4 रीजंस होते हैं। अगेन क्योंकि हम लोग एमसीक्यू के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, बताना कितने ऑप्शंस आते हैं एमसीक्यू में? 4। इसके रीजंस भी कितने मेनली? 4। आपसे कैसे करके पूछा जाएगा, कोई एक चीज आपको एक पॉइंटर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज इंडिकेटेड बाय दिस स्टेटमेंट। यानी ये स्टेटमेंट कौन से रीजन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, समझ गए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वॉर हो रहा है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो कि जीडीपी के अंदर में इंक्लूड नहीं हो पाते।
ठीक है। या अगर आप आर्म्स एंड एम्युनिशन बना रहे हैं, या अगर आप सिगरेट तंबाकू बना बना करके अगर जीडीपी को बढ़ा रहे हैं, तो ऑल्दो जीडीपी बढ़ेगी बट इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ये इसमें से कौन से रीजन के लिए सही बैठता है? एक्सटर्नैलिटी, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। तो इसका आंसर होगा एक्सटर्नैलिटी। तो हम लोग को सीखना होगा हर एक का मतलब कि एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या है, कंपोजिशन में क्या पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पॉइंट है। समझ गए मेरी बात को? सवाल कैसे पूछेगा ये भी समझ गए? ओके। एक्सटर्नैलिटी को, एक्सटर्नैलिटी का मतलब ऐसी बेनिफिट्स या ऐसे हार्म्स, ऐसे बेनिफिट्स यानी पॉजिटिव इफेक्ट, या ऐसे नेगेटिव्स यानी नेगेटिव इफेक्ट्स जो कि डायरेक्टली मॉनेटरी इंपैक्ट नहीं डालते, जो कि डायरेक्टली मॉनेटरी इंपैक्ट नहीं डालते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नैलिटी। ठीक है। जैसे एक्सटर्नैलिटीज रिफर टू, externalities refers to benefits or harms of an activity caused by a firm or an individual for which they are not paid or penalized. Externalities वो benefits या harms हैं जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं होती या उनको पेनल्टी नहीं लगती, इसलिए ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं हो पाते। जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो लेकिन उसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन इज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, क्या वो इंक्लूड होगा? नहीं। अगर हम कहें कि आप पेड़ लगा रहे हो, पेड़ लगाने से क्या डायरेक्टली जीडीपी बढ़ेगी? नहीं। तो दिस इज द पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, नॉट इंक्लूडेड। अगर हम कहें कि आप सुंदरीकरण कर रहे हो किसी शहर का, उसको और सुंदर बना रहे हो, उसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट आपको दिखाई देगा जीडीपी पे? नहीं। ठीक। हालांकि इनडायरेक्टली हो सकता है टूरिज्म बढ़े, लेकिन देयर इज नो डायरेक्ट इंपैक्ट। तो कुछ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होते हैं, कुछ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉल्यूशन होना, वॉर होना, ये सब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ठीक उसी प्रकार से लोगों का हेल्थ स्टेटस इंप्रूव होना, या सफाई होना, ठीक, ब्यूटिफिकेशन पावर बढ़ाना, ठीक है। एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब वही जो देखने में अच्छा लगता है, एस्थेटिक व्यू को इंप्रूव करना, तो ये सब एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, लेकिन उसका कोई डायरेक्ट मॉनेटरी पेमेंट नहीं होता। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, ये जीडीपी का दूसरा डीमेरिट है। हम कह सकते हैं जीडीपी के डीमेरिट से, जीडीपी कुछ इन कारणों से बेस्ट नहीं माना जाता। क्या जीडीपी की क्या कंपोजिशन है ये नहीं समझ में आती। सर इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए हमारे देश की जीडीपी बढ़ी है, बट ये देश की जीडीपी बढ़ने के पीछे मेन जो कारण था वो था प्रोडक्शन ऑफ वॉर इक्विपमेंट, प्रोडक्शन ऑफ टोबैको, इस कारण से जीडीपी बढ़ी। तो क्या ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है? नहीं। तो जीडीपी के अंदर में जीडीपी का कंपोजिशन नहीं समझ में आता। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर की जीडीपी गिर गई, लेकिन सर्विस का खाली बढ़ गया, तो अगर एग्रीकल्चर गिर गया इसका मतलब इनइक्वालिटी फिर क्रिएट होगी। जो रिच क्लास है वो बहुत रिचर रहेगा, लेकिन पुअर क्लास के लिए तो बहुत दिक्कत की बात हो रही है। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी क्या है वो भी जीडीपी को देख करके इंडिकेट नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी may increase but again it may lead to inequality। एक हो गया कंपोजिशन वाला पॉइंट कि किस सेक्टर से कितना कितना आया। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन कि वो इनइक्वालिटी को इंडिकेट कर सकता है। जैसे मान लीजिए जीडीपी के अंदर में हो सकता है कि 90% जीडीपी मात्र 5-10% लोगों से ही आ रही, 10% ऑफ द पीपल अकाउंट फॉर 90% ऑफ जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। तो ये पॉजिटिव बात है या नेगेटिव बात है? नेगेटिव। तो जीडीपी हमें एग्जैक्टली उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताता। हम आपसे कह देंगे कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए, लेकिन उससे कितना फायदा हर किसी को पहुंचा ये जीडीपी के थ्रू दिखाई नहीं देगा। हमको और बातों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब हमको समझ में आएगा। ठीक है। जैसे हमारी इकोनॉमी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ गई, हम बन भी जाए, लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी तो उतनी तेजी से बढ़ गई, तो हम लोग फिर और किस चीज का इस्तेमाल करते हैं कि पर कैपिटा इनकम कितना होगा। तो जीडीपी अकेले सफिशिएंट नहीं है कि जीडीपी को देखो और बता दिया हाँ भाई देश अच्छा है। देश का साइज भी तो देखो। अगर एक छोटी इकोनॉमी, छोटा पॉपुलेशन वाला देश इतनी जीडीपी कर ले तो फिर बड़ी बात है। जापान जीडीपी के टर्म्स में बहुत हाई है, ठीक है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन बहुत लो है, तो उनकी जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज वेरी हाई। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? हमारी देश की जीडीपी रियल टर्म्स में सेकंड नंबर पे आती है, नॉमिनल टर्म्स में थर्ड नंबर पे आती है। तो ये फिर भी कोई बहुत
बड़ी गर्व की बात नहीं, क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम अभी भी बहुत कम है भाई। हम पॉपुलेशन के मामले में तो ऑलमोस्ट सेकंड पर ही है, थोड़ा ही पीछे है बस खाली चाइना से, है कि नहीं? लेकिन जीडीपी के मामले में तो बहुत पीछे है। तो जीडीपी पूरा पूरा इंडिकेशन नहीं करता, ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताता। फिर उसके बाद देयर आर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का मतलब ऐसे एक्सचेंजेस जो कि मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होते हैं। जैसे वही हम लोगों ने अभी पढ़ा कि मम्मी घर में खाना बनाती हैं, तो फिर वो एक मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। या हम लोग कई बार जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी करते हैं, उसका क्योंकि कोई मॉनेटरी डेटा नहीं होता तो जीडीपी में इंक्लूड। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या? जो कि कोई हार्म दे नहीं। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब जो कोई हार्म दे। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब जो कोई बेनिफिट। कितनी थ्योरी पढ़नी थी, इसके बाद एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज, है कि नहीं? अच्छा, हमने आपको यूनिट 1 और 2 होमवर्क के तौर पे दिया था। कौन कौन सा यूनिट हमने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था, बताना जरा। हाँ, 2, 3 और 4, यानी यूनिट 1 अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। आओ यूनिट 1 डिस्कस करते हैं। चलिए कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। पहले हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि क्या कोई डाउट है आपके मन में जो आप लोग पूछना चाहते हो। बहुत ही सधे हुए ढंग से हम लोगों ने इसके न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं, बेसिक्स पढ़े हैं, और फिर आज थ्योरी भी पढ़ी, फिर एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। बट क्या आप इसके लिए उसी प्रकार से मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपको देखना है। चलो भाई बताओ, यहां तक आप पहले कोई डाउट पूछना चाहते हो तो से यस, अगर नहीं पूछना चाहते हो तो फिर से नो। पूछना चाहते हो? नो। एनीवन इन द चैट सेक्शन, लाइव सेक्शन? स्टूडेंट्स इन द लाइव सेक्शन प्लीज राइट यस अगर डाउट है तो, नो अगर डाउट नहीं है तो, क्योंकि यस लिखने की आप सबकी हैबिट हो चुकी है। तो दिस टाइम राइट नो अगर इफ यू हैव नो डाउट। ओके, वेरी गुड। चलो आओ एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज देखते हैं, इसके बाद मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। नेशनल इनकम के कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। The income received by factors of production is spent on goods and services produced by income received by factors of production। बताओ ये कौन रिसीव करता है? हाउस होल्ड। और उसको खर्च कर देता है किसमें? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय। इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं? अब देखो इसमें कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दिखाई देंगे जो कि शायद हम लोगों ने नहीं पढ़े, लेकिन एमसीक्यूज में सब इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं? जब उसको खर्च किया जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे डिस्पोजिशन फेज। ठीक है, देखो एक होता है जब हम बेच रहे हैं, आई एम जनरेटिंग इनकम। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बांटने के बाद जब वो उसको खर्च करते हैं आगे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, इट इज कॉल्ड एज डिस्पोजिशन। मैंने कमाया, जस्ट इमेजिन, मैंने फर्म ने कमाया, दिस इज क्या? अर्न किया इसने, इट इज क्या? जनरेशन। इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बांटा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसमें बांटा, दिस इज क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। और इन्होंने फाइनल एक्सपेंडिचर किया, फाइनल एक्सपेंडिचर, डिस्पोजिशन। इस डायग्राम को बना लीजिए तो याद रहे। चलो दूसरा सवाल देखो। एमसीक्यू देखा तो मुझे आया ये याद कि स्टॉक और फ्लो डिस्कस नहीं। दो तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। बोलो क्या क्या? स्टॉक और फ्लो। स्टॉक का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक का मतलब क्या होता है? एट अ पर्टिकुलर
और फ्लो का मतलब होता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. स्टॉक कॉन्सेप्ट इज फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो कॉन्सेप्ट इज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे बैलेंस शीट क्या बताता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट इट इज एज ऑन. एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है? फ्लो कॉन्सेप्ट इट इज फॉर द ईयर एंडिंग. ठीक है, तो बताओ सैलरी वेजेस ये सब क्या होते हैं? साल भर के फ्लो कॉन्सेप्ट. हम कहें आपका स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सब क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट. आपका वेल्थ, जितना मनी आपके पास, इतना कैपिटल आपके पास है, स्टॉक कॉन्सेप्ट. कैश इन हैंड, स्टॉक कॉन्सेप्ट. मशीनरी, स्टॉक कॉन्सेप्ट. डेप्रिसिएशन साल भर में लगता है ना, फ्लो कॉन्सेप्ट. सेल्स साल भर में होती है, फ्लो कॉन्सेप्ट. इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फ्लो कॉन्सेप्ट. एक्सपोर्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट. इंपोर्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट. ये सारे के सारे फ्लो कॉन्सेप्ट. लेकिन मनी सप्लाई, स्टॉक कॉन्सेप्ट. ठीक. तो डैश डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन. किसमें टाइम डायमेंशन नहीं है, कि एक पीरियड ऑफ टाइम नहीं है स्टॉक का. There is only exchange of goods and services between two sectors without inducement of any money. केवल goods and services exchange होते हैं. बताओ उसको क्या कहते हैं? Physical. Which of the following is a flow? Deposits and a bonus. Depreciation. बोनस में डिपॉजिट्स एक टाइम के लिए होते हैं, कैपिटल एक पॉइंट ऑफ टाइम, वेल्थ एक पॉइंट ऑफ टाइम. डेप्रिसिएशन साल भर के लिए. आया कि नहीं आया? What does the following diagram represent? हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं फर्म्स के ऊपर, फर्म्स फैक्टर पेमेंट देते हैं हाउसहोल्ड को. What does this represent? ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है. हाँ, तो फिर ये मनी और नॉमिनल दिया हुआ ऑप्शन. The period from dash to dash is called as the period of Great Depression. The period from dash to dash is called as the period of Great Depression. एक तो देखो ग्रेट डिप्रेशन तुम्हारा, हालांकि ये सच पीछे जाने का कोई सेंस नहीं था, नॉट श्योर अगर ऐसा कुछ इंक्लूडेड है, लेकिन ये आपका ग्रेट डिप्रेशन का जो पीरियड था ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम तक, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम तक. एंड आई एम नॉट वेरी श्योर बट दिस इज ये 1936 to 45 वाला टाइम होगा. 1945 तक चला था ग्रेट डिप्रेशन. बट आई विल जस्ट मेक श्योर विद द आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 इज ए. 1929 to 1933. I'll just check for this one. एक बार इसको चेक करते हैं. 1929 to 1930. Next, macroeconomics study the economy as a whole or in aggregate. Which of the following are the macroeconomic study aggregate variables? क्या aggregate demand, aggregate supply ये macroeconomics का है? इंडिविजुअल इनकम प्राइस लेवल ये मैक्रोइकोनॉमिक्स का है? इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, नेशनल इनकम प्राइस लेवल क्या ये मैक्रोइकोनॉमिक्स का है? नहीं. एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम और प्राइस लेवल क्या ये मैक्रोइकोनॉमिक्स का है? यहाँ पे इंडिविजुअल की इनकम आ गई थी इसलिए ये इंक्लूड नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे नेशनल इनकम है और प्राइस लेवल है, ये तो इंक्लूड होगा ना. तो ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सी. परचेज ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट, टूल, पावर एंड रॉ मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ. जो कंप्यूटर इक्विपमेंट, टूल्स, पावर एंड रॉ मटेरियल है, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट या ऑल ऑफ द अबव. इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? परचेज ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट ये सब तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आता है. ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल, पावर हम इसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कह सकते थे, लेकिन रॉ मटेरियल वगैरह तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, तो हम लोग उसके लिए क्या नाम दे सकते हैं? ग्रॉस. जितना ग्रॉस है इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाता है? नेट. Which of the following is reason of depreciation? देखो डेप्रिसिएशन सुनना, एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते करते बहुत सी चीजें सीखोगे. डेप्रिसिएशन का 3 मेन कारण होता है. एक होता है
बियर एंड टीयर, बियर एंड टीयर यानी घिस गया। और एक होता है अनफोर्सीन या फोर्सीन ऑब्सोलेंस। क्या कहा जाएगा? फोर्सीन ऑब्सोलेंस मतलब हमको दिखाई दे रहा है कि आगे जाकर के इसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, आगे जाकर के इसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी। जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर को बहुत जल्दी जल्दी डिप्रिशिएट करते हैं, मोबाइल फोन को बड़ी जल्दी जल्दी डिप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये सब की टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है। तो इसको क्या इंक्लूड करेंगे? नॉर्मल वियर एंड टियर या एबनॉर्मल वियर एंड टियर? नॉर्मल वियर एंड टियर। और फोर्सीन ऑब्सोलेंस का मतलब क्या हुआ सर? हमको पहले से पता है डेप्रिसिएशन का, हम लोग पहले से रेट लगा लेते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि हमको पहले से पता है कि आगे जाकर के इतना इतना डेप्रिसिएशन होगा। तो आई थिंक ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखो कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, यहाँ नॉर्मल, यहाँ अनफोर्सीन, नॉर्मल फोर्सीन, एबनॉर्मल फोर्सीन, तो कंफ्यूजिंग है। अब अपने को एग्जामिनेशन टाइम पे धीमे धीमे करके इसमें दिमाग लगाना सीखना होगा। समझ गए इस बात को? स्टॉक वेरिएबल इज डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी विच इज मेजर्ड। स्टॉक क्या होता है? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा हाँ, टेस्ट कहा तो याद आया, हम लोगों को एक सरप्राइज देने वाले। चलो पहले एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से पढ़िए। फर्म्स द फॉलोइंग विच इज नॉट पार्ट ऑफ, इन्फेक्शन नहीं होता है, इंजेक्शन होता है। हे भगवान, हमारे टाइपिस्ट साहब हमको एकदम इन्फेक्शन लिख दिया, इंजेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंजेक्शन? इंजेक्शन को समझते हो? इकोनॉमी में और पैसा लगाना, और एक होता है लीकेज। दो चीजें होती है, एक होता है इंजेक्शन, एक होता है लीकेज। तो इकोनॉमी में जितना पैसा है वही सर्कुलेट करता रहेगा अनटिल अनलेस कुछ इंजेक्शन हो या लीकेज हो। इंजेक्शन कब होता है? इंजेक्शन तब होता है जब और पैसा लगाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी। और लीकेज कब होता है? जब सेविंग होती है। लीकेज कब होता है? जब। इंजेक्शन कब होता है? जब इन्वेस्टमेंट हो। इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंजेक्शन, इससे इंजेक्शन नहीं होता। इट इज क्या? अच्छा, एक्सपोर्ट से इंजेक्शन होता है? हाँ, क्योंकि इकोनॉमी के बाहर से पैसा आता है ना फिर इकोनॉमी के अंदर, तो सोचने लायक सवाल था। लेकिन सेविंग्स का तो पक्का था कि इंजेक्शन नहीं है ना, सेविंग तो पक्का था और इन्वेस्टमेंट पक्का है कि इंजेक्शन है। लिख लो वहां पे सवाल के बगल में। तुम लोग नोट्स वगैरह नहीं लिखते हो, लिखा करो क्या कि सेविंग्स से होता है लीकेज और इन्वेस्टमेंट से होता है क्या चीज? मनी फ्लो इंक्लूड्स factor services and production of goods and services, factor services and expenditure of goods and services, factor payments and production of goods and services, factor payments and expenditure on goods and services. फैक्टर पेमेंट्स, मनी फ्लो में क्या होता है? एक तरफ फैक्टर पेमेंट आता है और एक तरफ एक्सपेंडिचर आता है। तो देखो, सुनो मेरी बात, एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड क्या होता है एमसीक्यू के अंदर? एग्जामिनेशन में जब भी आपको कुछ कंफ्यूजिंग लगे या एक जैसी चीजें लगे, तो फिर एक तरीका अपनाया करो, पहले जो मोस्ट प्रोबेबल है उसको चूज कर लो। जैसे यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज मोस्ट प्रोबेबल कि हाँ ये तो होगा ही। देन इसके बाद देखो फैक्टर सर्विसेज होना चाहिए, फैक्टर पेमेंट होना चाहिए। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब दो में आप चूज करो कि क्या अंतर है। फैक्टर पेमेंट्स अगर आपको सही लग रहा है तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। दिस इज योर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। द सर्विस ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर, डोमेस्टिक मेड्स एटसेट्रा आर। डॉक्टर, लॉयर, ये सब बिजनेसमैन है ना। ये डॉक्टर किसको सर्विस देता है? किसी बिजनेस को। लॉयर किसको देता है? अच्छा, ये बिजनेस को भी दे सकता है हालांकि,
टीचर्स लेकिन किसको देते हैं? कंज्यूमर को। डोमेस्टिक मेड्स कंज्यूमर को। तो दे आर क्या? फाइनल सर्विस, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फैक्टर इनकम? बताइए कौन सा फैक्टर इनकम नहीं है? रेंट, वेजेस, गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड इज नॉट अ फैक्टर इनकम। आ रहा है सबको? कम ऑन एवरीबॉडी गिव मी अ यस अगर यहां तक आया तो। करेक्ट आयुष। हाँ, 13 का आंसर में सी दिया हुआ है। हालांकि मतलब एक बस खाली लॉयर को छोड़ करके आई फाइंड आउट कि एवरीबडी एल्स इज ओनली फॉर फाइनल सर्विसेज, तो वी शुड गो विद फाइनल सर्विसेज ओनली। द ऑप्शन इज गिवन एज सी, बट आप समझ पा रहे होगे कि अदर देन लॉयर एवरीबडी इज इन। और लॉयर का भी एक एक्सेप्शनल केस है कि वो बिजनेस को सर्विस दे रहा है, वो किसी कंपनी का केस लड़ रहा है। अदरवाइज आमतौर पर लॉयर डोमेस्टिक केसेस ही लड़ते हैं ना, आप एज अ पर्सन जाते हो। समझे कि नहीं समझे? तो दे आर क्या? फाइनल। नहीं तो यहाँ पे वर्ड डोमेस्टिक मेड क्यों इस्तेमाल करता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल? फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं है। नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग अ ईयर फ्लो एग्जाम्पल है पूरा ड्यूरिंग अ ईयर। वेल्थ एक पॉइंट ऑफ टाइम का होता है, वेल्थ कैपिटल पॉइंट ऑफ टाइम का होता है, नॉट एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल, इट इज नेशनल। नेशनल इनकम तो होता है ड्यूरिंग अ ईयर, आगे वेट प्रोड्यूस, तो ये क्या हो गया? फ्लो। रियल फ्लो रिफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम डैश टू डैश। आसान है ना? फैक्टर सर्विसेज किससे किसको जाते हैं? हाउस होल्ड से फर्म। नेशनल इनकम इज हाइपोथेटिकल इनकम, नो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट या फ्लो कॉन्सेप्ट? फ्लो। Which of the following is included in three sector model? Family, firm, government, यानी household, firm, government, all of the. Which of the following item constitute withdrawal या leakage? अब देखो ये भी मस्त क्वेश्चन है। Withdrawal या leakage? The purchase of domestically produced goods by a domestic company. The purchase of domestically produced goods by a foreign company. अरे फॉरेन कंपनी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स खरीद रहा है, यानी एक्सपोर्ट हो गया ना। तो एक्सपोर्ट किस में आता है? इंजेक्शन। लेकिन हमसे तो क्या पूछ रहा है? लीकेज। द पेमेंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स ऑन गुड्स सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट एंड गवर्नमेंट एड टू कंपनीज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। बताओ। ए और बी तो नहीं लग रहा। ए और बी लग रहा है क्या? बी वाला हम लोग कह सकते हैं। आई थिंक ये हमसे पूछना चाह रहा होगा कि इंजेक्शन या लीकेज, इंजेक्शन या लीकेज के फॉर्म में। तो बी ही एक लग रहा है, बाद बाकी तो सारे के सारे डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन ही हैं। बस बी वाले में ये हमको लग रहा था कि इंजेक्शन होगा, बट ये पूछना यही चाह रहा होगा कि फिर इंजेक्शन या लीकेज किसी भी फॉर्म में, ठीक है? क्योंकि बाकी सारे तो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है ना, बाकी सारे क्या है? डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। और इसमें कोई सेविंग या इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट आ रहा है? नहीं, कोई सेविंग या इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट नहीं आ रहा है। सरकार के टैक्स लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट के एड देने से इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल एक ही चीज से फर्क पड़ेगा, द परचेज ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स बाय फॉरेन कंपनी। तो दिस विल लीड टू क्या? आप वहां पे लिख भी सकते हो बगल में, दिस विल लीड टू इंजेक्शन। What will happen to national income in size of the economy if G plus I into X, अच्छा ये अगेन प्लस होना चाहिए, is greater than T plus S plus M? कैसे?
हमको लगता था कि शायद हमको फुल फॉर्म भी समझाना पड़ेगा, बट ठीक है, वेरी गुड। जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट्स, टी इज टैक्स, एस सेविंग, एम इंपोर्ट्स। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, तो अच्छी बात है ना। इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो हमारी इकोनॉमी और बढ़ेगी, एक्सपैंड करेगी। अच्छे एमसीक्यूज थे। इसके बाद अगर आपने यूनिट 2 और यूनिट 3 को भी लगा लिया है पूरा पूरा, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपने इन एक्सरसाइजेस को भी एंजॉय किया होगा और सीखा होगा उससे बहुत कुछ। अब आपको एमसीक्यूज में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। जिन लोगों ने इसको नहीं किया है, हमको ये पता है कि बहुत से लोगों ने इसको नहीं किया, जिन लोगों ने इसको नहीं किया है वो अब प्लीज यूनिट 2, 3, 4 इसको ट्राई करें। आज I'll just confirm, maybe you do not have accounts class, but you will have, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक सरप्राइज है मेरे पास आपके लिए, you will have a test of नेशनल इनकम। कितना टाइम चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि ये तो खत्म तो हो गया है, तुम लोगों ने एक बार पूरा पढ़ भी लिया है साथ में। 5 मिनट चाहिए। चलो, ना मेरा ना तुम्हारा, 10 मिनट, लेकिन 15 मिनट के बाद अपना टेस्ट होगा, ठीक है। तो टेक 15 मिनट्स, एवरीबडी इन द लाइव सेशन टेक 15 मिनट्स, देयर विल बी अ टेस्ट पेपर अपडेटेड ऑन योर कंटेंट सेक्शन। तो वहां पे टेस्ट करके एक अलग से फोल्डर है, वहां पे आपका ये इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम का टेस्ट अभी अपडेट किया जाएगा, ठीक है। सो राइट इन 15 मिनट्स यू विल बी हैविंग योर टेस्ट पेपर, प्लीज अपीयर इट प्रॉपरली, ठीक है। तब तक आप इस नेशनल इनकम को अच्छे से पढ़िए, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकैप करिए, ठीक। 15 मिनट्स, इफ यू विल आस्क मी फॉर फर्दर 5 मिनट्स आई विल प्रोवाइड यू दैट आल्सो, बट प्लीज स्टडी इट वेल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास आई विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर which will be money supply. Thank you everybody.